मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमने कंप्यूटेशनल फिज़िक्स स्टडी कर रहे हैं और मैथ लैब जो है इसका इंट्रोडक्शन जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। और इसके इंट्रोडक्शन के अंदर आज हमने स्पेशल मैट्रिसेस और स्पेशल रेज इन मैथ लैब जो है उनको स्टडी करना है। तो ये मैं उसी तरह ही टेबल बनाऊंगा और साथ इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्राइब करूँगा इनकी। तो यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं, तो इस जगह पे कमांड आ जाएगी और इस जगह पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। कमांड डिस्क्रिप्शन, ठीक है जी। तो पहले नंबर के ऊपर जो है हमारे पास जो कमांड आएगी वो आएगी ज़ीरोज़ m, n। तो ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है हैविंग ऑल एलिमेंट्स। m क्रॉस n मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स है। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर आती है वंस, m, n। ये है m क्रॉस n हैविंग ऑल एलिमेंट्स 1, जिसके अंदर 1 के एलिमेंट्स हों। m क्रॉस n मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स 1, वो सारे एलिमेंट्स जो कि 1 के बराबर हों, ठीक है जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे इसके अंदर आती है आई। आई ऑफ n, आई ऑफ n ये है, ये n क्रॉस n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। n क्रॉस n आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये उसको डिस्क्राइब करती है, ठीक है जी। उसके बाद चौथे नंबर पर हमारे पास है मार्जिन MGIN, मैगिन, यानी कि मैजिक से n। ये एक मैजिक मैट्रिक्स है। अ मैजिक मैट्रिक्स इज n क्रॉस n मैट्रिक्स। ये एक मैजिक मैट्रिक्स है जो कि n क्रॉस n मैट्रिक्स है। तो जो कंपोनेंट्स हैं ऑफ मैट्रिक्स, द कंपोनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं रेंजेस फ्रॉम, तो ये आपके रेंज करते हैं फ्रॉम 1 to n स्क्वायर, 1 से n स्क्वायर तक, and that produces the same sum, and that produces the same sum। और ये सेम सम यानी इनको ऐड करें तो ये सेम सम प्रोड्यूस करता है when its elements are added रो वाइज और कॉलम वाइज। जब इसके एलिमेंट्स हैं व्हेन इट्स एलिमेंट्स आर एडेड रो वाइज और कॉलम वाइज या कॉलम वाइज, रो वाइज या कॉलम वाइज जो है वो इनको
ऐड किया जाए या और डायगनली, या इनको डायगनली जो है वो ऐड किया जाए, तो तब इन सब का सम जो है वो 1 के बराबर जो है वो आएगा। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि इन जनरल एन क्रॉस एन मैजिक स्क्वेयर हैज़ रो एंड कॉलम सम ऑफ n इंटू एन स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास आ रहे हैं इसके अंदर जर्नली, ये इसी की कंटिन्यूशन है। आगे इधर लिख रहा हूँ इन जर्नल। तो इन जर्नल जो है एन क्रॉस एन मैजिक स्क्वेयर, एन क्रॉस एन मैजिक स्क्वेयर। तो एन क्रॉस एन जो मैजिक स्क्वेयर है हैज़ रो एंड कॉलम, हैज़ रो एंड कॉलम। तो इसके पास रो और कॉलम होंगे सम ऑफ n इंटू एन स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर। ठीक है जी। ये मैजिक, इसको कहते हैं मैजिक मैट्रिक्स। उसके बाद जो है हमारे पास 5th नंबर पे, 5th नंबर पे जो है वो आ जाता है रैंड, यानी कि रैंडम, रैंड m कामा n। तो इसको आप कह सकते हैं, मैं यहाँ से अब इसको मिटा देता हूँ। तो रैंड m कामा n जो है क्रिएट्स ए मैट्रिक्स और अरे ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर्स। तो ये क्रिएट करता है, क्रिएट ए मैट्रिक्स और अरे ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर्स। ठीक है जी। कोई जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इधर लिख लें रैंडम नंबर्स को क्रिएट करता है। उसके बाद आ जाता है रैंड n 6ठे नंबर पे, रैंड n m कामा n। ये क्रिएट करता है मैट्रिक्स और अरे ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, पहले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर्स हैं एंड अरेज। क्रिएट्स ए मैट्रिक्स और अरे ऑफ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर्स। तो इसको कहते हैं रैंड n, इस कमांड को। ठीक है जी। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है रैंक a।
ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है 7वें नंबर पे रैंक ए। ये गिव्स द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ये आपको मैट्रिक्स ए का रैंक देता है। गिव्स द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ये आपको मैट्रिक्स ए का रैंक जो है वो देगा। उसके बाद 8वें नंबर पर आता है आर एफ, रेफ ऑफ ए क्रिएट्स ए रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो ये क्रिएट करता है या जनरेट करता है, जनरेट्स ए reduced row echelon form of matrix A मैट्रिक्स की रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म जो है उसको ये डिटरमिन करता है। उसके बाद 9वें नंबर के ऊपर हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये डिटरमिन करता है ऑफ स्क्वायर ऑफ ए मैट्रिक्स ए। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट जो है उसके स्क्वायर का उसको फाइंड करता है। उसके बाद नंबर 10 के ऊपर आपके पास आ जाता है इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए। ये स्क्वायर इनवर्स होता है स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स ए का। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अगर आपने मैट्रिक्स ए का स्क्वायर का इन्वर्स फाइंड करना तो ये कमांड लगाएंगे। उसके बाद 11वें नंबर के ऊपर आती है हमारे पास नॉर्म वी। ये नॉर्म या लेंथ होती है ऑफ वेक्टर वी। नॉर्म स्लैश लेंथ ऑफ वेक्टर वी। ये लेंथ नॉर्म जो होती है वो बेसिकली लेंथ को कहते हैं। तो 12वें नंबर पर हमारे पास आ जाएगा डॉट यू कामा वी। तो ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यू एंड वी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स u एंड v। ये दो वेक्टर्स u और वो की डॉट प्रोडक्ट है। अगर हमारे पास a और b मैट्रिसेस हों तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है इज ए रो वेक्टर कंटेनिंग द डॉट प्रोडक्ट फॉर कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स ऑफ a एंड b। यानी कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस a और b हों तो इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक रो वेक्टर होगा जो कि कंटेन कर रहा होगा डॉट प्रोडक्ट फॉर कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स ऑफ a एंड b, जिसमें कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स जो हैं ए और बी उनकी डॉट प्रोडक्ट आ रही होगी। उसके बाद 13वें नंबर पर हमारे पास है क्रॉस यू कामा वी। ये क्रॉस प्रोडक्ट है ऑफ टू वेक्टर्स u एंड v। तो जो दो वेक्टर u और v हैं ये उनकी क्रॉस प्रोडक्ट है। उसके बाद 14वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है, फिर इसको मिटाते हैं। ये सारी कमांड्स हैं जो कि मैटलैब में इस्तेमाल होती हैं और इनका पता होना हमें ज़रूरी होता है बिफोर ये कि हम मैटलैब को इस्तेमाल करना शुरू करें और उसके अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग जो है वो करनी शुरू करें। तो उसके बाद आ जाता है आगे 14वें नंबर पर डायगोनल ऑफ वी, DIAG।
तो जब v कोई वेक्टर है तो इट क्रिएट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद द एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर v इन द डायगोनल। तो जब कोई वेक्टर v है आपके पास, व्हेन v इज ए वेक्टर, जब v एक वेक्टर है, ठीक है, तो क्रिएट्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसको क्रिएट करता है विद द एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर v, विद द एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर v, जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वेक्टर v के इन द डायगोनल, वो डायगोनल में होते हैं, इन द डायगोनल, वो डायगोनल होते हैं। उसके बाद 15वां डायग ए, ये व्हेन अ मैट्रिक ए, व्हेन ए इज ए मैट्रिक्स, ए जो है वो एक मैट्रिक्स है, क्रिएट्स ए वेक्टर फॉर्म, और ये क्रिएट करता है वेक्टर फॉर्म द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ए के, उनकी वेक्टर फॉर्म को क्रिएट करता है। उसके बाद 16वें नंबर पे डायगोनल a, -1, you can place the vector along the main diagonal of the matrix, you can place the vector, आप जो है वो वेक्टर को प्लेस कर सकते हैं along the main diagonal of the matrix, मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के ऊपर। यहाँ जो डायगोनल है दैट इज अबव और बिलो द मेन वन, और ऑन ए डायगोनल, या उस डायगोनल के ऊपर दैट इज अबव और बिलो, दैट इज अबव और बिलो, ये या जो कि अबव है या बिलो है द मेन वन, असल वाले से, द मेन वन, यानी कि जो असल वाला डायगोनल है उससे ऊपर या नीचे है। द -1 इनपुट प्लेसेस द वेक्टर, द -1 इनपुट, अब ये जो -1 हमारे पास इनपुट है, प्लेसेस द वेक्टर 1 रो, प्लेसेस द वेक्टर 1 रो, जो वेक्टर की एक रो है उसको प्लेस करता है बिलो द मेन डायगोनल, बिलो द मेन डायगोनल, यानी कि उस मेन डायगोनल के नीचे उसको रो ऑफ वेक्टर को बिलो करता है, इसलिए यहाँ पर -1 जो है वो हमने यूज़ किया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ स्पेशल मैट्रिसेस की कमांड्स थी, ठीक है, जो कि हमने ये डिस्कस कर ली अभी तक। उसके बाद अब ये क्योंकि इंट्रोडक्शन चल रहा है तो इसमें अभी फ़िलहाल कमांड्स जो हैं वो आती जाएंगी। तो अब हम आगे जो हैं वो देखते हैं
कि build in functions for handling arrays. Build in functions for handling arrays. कि जो अरेज हैं उनको हैंडल करने के जो बिल्ड इन फंक्शन है वो कौन से हैं। तो इसमें पहले नंबर पर जो हैं हमारे पास साइज फंक्शंस हैं कि जो साइज को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं फंक्शन लिखता हूँ और इधर उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो देता हूँ। तो पहले नंबर पर साइज ऑफ ए और m कामा n साइज ऑफ ए। तो ये डिटरमिन करता है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स। ये जो साइज है, डिटरमिन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स हैं ये उनको डिटरमिन करता है। और एंड रिटर्न्स, और रिटर्न करता है अ रो वेक्टर, एक रो वेक्टर को m कामा n, और रिटर्न करता है इस रो वेक्टर m कामा n को। तो लिहाजा जो ये m कामा n है इसका मतलब है कि सो A इज ए m क्रॉस n मैट्रिक्स। तो A जो है वो एक m क्रॉस n मैट्रिक्स है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है इसके अंदर लेंथ v। ये डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वेक्टर। डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वेक्टर, के जो वेक्टर है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। और लार्जेस्ट डायमेंशंस ऑफ मैट्रिक्स, या लार्जेस्ट डायमेंशंस ऑफ मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स की डायमेंशंस को फाइंड करता है। 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का, क्या है इसकी डायमेंशंस। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो है नंबर L ऑफ A। डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, ये कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स A। कि मैट्रिक्स A जो है उसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये साइज फंक्शन थे। अब उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा के भी फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर अब हम लिखते लेते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके जो फंक्शंस हैं। तो इसका भी उसी तरह टेबल
बनेगा। अब इसमें पहले नंबर पे आप देखें कि इसको चले वो कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको चौथा नंबर दे देते हैं। चौथे नंबर के ऊपर मैक्स ऑफ वी, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन द वेक्टर, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू। तो ये लार्जेस्ट वैल्यू जो है ये मैं वेक्टर के अंदर फाइंड करता है। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं आर मैक्सवेल कामा इंडेक्स इज इक्वल टू मैक्स ऑफ वी। ठीक है, यानी कि फाइंड द बोथ द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए वेक्टर x एंड इट्स लोकेशन इन वेक्टर x। फाइंड द both largest value in vector x। तो ये फाइंड करेगा लार्जेस्ट वैल्यू इन वेक्टर्स x एंड इट्स लोकेशन इन वेक्टर x, और इसकी लोकेशन को वेक्टर x के अंदर। इसी तरह अगर हम v मैक्स, क्योंकि इंडेक्स जो होता है वो बेसिकली लोकेशन को ही फाइंड कर रहा होता है, v मैक्स इंडेक्स मैक्स ऑफ v। तो ये फॉर ए मैट्रिक्स गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू इन ईच कॉलम। फॉर ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स के अंदर आपको देता है गिव द मैक्सिमम वैल्यू जो है इन ईच कॉलम, हर कॉलम के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिनिमम ऑफ वी। मिनिमम ऑफ वी, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन ए वेक्टर, फाइंड द smallest value in a vector v। तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करता है वेक्टर v में, और हम इसको यूं भी लिखते हैं मिनिमल कामा इंडेक्स के लोकेशन क्या है मिनिमम वेक्टर की इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ v। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, दोनों स्मॉलेस्ट वैल्यूज को फाइंड करेगा और उसकी पोजीशन को। फाइंड बोथ स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये फाइंड करेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू को इन वेक्टर x and its position
इन वेक्टर एक्स और इसकी पोजीशन को वेक्टर एक्स में। उसके बाद ये इक्वल टू है मिनिमम ऑफ वी के, ठीक है। ये जो मिनिमम, इसका मैं यहाँ से ये इधर लिखने लगा हूँ क्योंकि इधर बोर्ड के ऊपर मेरे पास जगह खत्म हो गई है। तो ये मिनिमम फॉर ए मैट्रिक्स, फॉर ए मैट्रिक्स, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, गिव द मिनिमम वैल्यू इन ईच कॉलम, गिव द minimum value in each column। और ये आपको मिनिमम वैल्यू देगा किसमें, हर कॉलम के अंदर। तो ये मैक्सिमा और मिनिमा के कुछ हमारे पास फंक्शंस थे। अब उसके बाद आ जाए आपके पास तीसरे नंबर पर जो हैं वो सॉर्टिंग फंक्शंस, सॉर्ट करने के लिए। अब तीसरे नंबर पर हैं सॉर्टिंग फंक्शंस, यानी कि सॉर्ट करने के लिए। तो छठे नंबर पर सॉर्ट ए, सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए वेक्टर ए इनटू असेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग, एक डिसेंडिंग होता है, यानी कि ऊपर वाले ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। sorts the elements of a vector A into ascending order। ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इनको करेगा और ये सॉर्ट करेगा ईच कॉलम को, sorts each column। उसके बाद सातवें नंबर पे sort A कामा descend, sort the elements in each column in descending order, sorts the elements in each column in descending order। तो ये हर कॉलम के अंदर जो डिसेंडिंग यानी कि नीचे की तरफ जो जा रहे होंगे एलिमेंट्स, उनको सॉर्ट करेगा। उसके बाद आठवें नंबर पे sort rows of A, sort the rows in matrix in ascending order, sorts the rows in a matrix in ascending order। तो ये मैट्रिक्स के अंदर रोज को सॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ऊपर वाले जाने वाले ऑर्डर में, ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज, ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज, उन वैल्यूज की बेसिस के ऊपर, इन फर्स्ट कॉलम, जो कि आपके पास वैल्यूज आ रही होंगी फर्स्ट कॉलम में, एंड कीप रो
इन कॉन्टैक्ट। तो रो जो है ये उसको तो नहीं छेड़ेगा, ठीक है, लेकिन कॉलम में से जो है वो सॉर्ट आउट कर लेगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। उसके बाद इसी के अंदर 9वें नंबर में हमारे पास आ रहा है 60 रोज A, J ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज इन कॉलम J। तो ये 60 करेगा जो कॉलम J के अंदर वैल्यूज हैं उसकी बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज इन कॉलम J। जो J कॉलम के अंदर वैल्यूज आ रही हैं उनकी बेसिस के ऊपर। तो अब इनकी ये जो सॉर्ट है इसकी वो एग्जांपल्स अगर आप देखें, अब फ़र्ज़ करें कि ये एक वेक्टर है V, ये आपके पास है 2 3 4 5 1 2 9 5 0 1 9 1 7, ये एक वेक्टर है। तो सॉर्ट करें V को, तो अब V को आप सॉर्ट करेंगे और इसी तरह हमारे पास जो है वो इसको सॉर्ट करेंगे V में। तो ये देखें कि ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है ये कोई जा रहा है वेक्टर आपका। इसी तरह अगर A जो है वो मेरे पास हो 2 6 4, ये एक अरे है, 5 3 9 ये दूसरा अरे है, और 2 0 1 ये तीसरा अरे है, ठीक है जी। तो इसको हम लिख सकते हैं इस वाले को सॉर्ट A, 1 और सॉर्ट A, 2। पहले को करें, दूसरे को करें, और अगर तीसरे को करना है तो सॉर्ट A, 3 लिख दें। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हैं वो आ जाएंगे एवरेजेस एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शंस। Averages and statistical functions। तो इसमें भी उसी तरह हमारे पास फंक्शन आएगा यहाँ पर। अब ये फंक्शन एवरेजेस और स्टैटिस्टिक्स से होंगे, जैसे नंबर 1 के ऊपर मॉड ऑफ V, फाइंड द वैल्यूज दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन द अरे, वो वैल्यू जो ज़्यादातर अकर करेंगी अरे के अंदर। फाइंड द वैल्यूज, ये उन वैल्यूज को फाइंड करेगा दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, जो ज़्यादातर अकर करेंगी इन एन अरे, अरे के अंदर। उसके बाद दूसरे नंबर पर मीन ऑफ V, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर V, फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर V, यानी कि उसकी एवरेज या मीन वैल्यू एलिमेंट्स की वेक्टर V में फाइंड करेगा। तीसरे नंबर के ऊपर मीडियन ऑफ V, फाइंड द मीडियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर V, ये इसका मीडियन फाइंड करेगा। फाइंड द
मीडियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर वी। ये वेक्टर वी के एलिमेंट्स का मीडियन जो है वो फाइंड करेगा। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास x जो है वो 1,5,3 है, तो इसकी वेरिएंस ऑफ x जो है वो 4 के बराबर आ जाएगी। सॉरी, ये अगर v वेक्टर है तो इसका जो मीडियन है मीड ऑफ x जो है मीडियन ऑफ v जो है वो 4 के बराबर आ जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे वेरिएंस ऑफ v, फाइंड द वेरिएंस ऑफ डेटा इन x, फाइंड्स द वेरिएंस ऑफ डेटा इन x, बल्कि उसको वेरिएंस ऑफ x या कह दें। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर x आपके पास 153 है तो इसकी वेरिएंस अगर निकालें, वेरिएंस ऑफ x जो है वो आपके पास बराबर आ जाएगी 4 के। उसके बाद 5वें नंबर पर है STDV, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज इन ए वेक्टर v। ये स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेगा। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये फाइंड करेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ वेक्टर v। जो वैल्यूज हैं ऑफ द वैल्यूज इन वेक्टर v, वेक्टर v के अंदर जो वैल्यूज हैं उनकी फाइंड करेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अगर v आपको दिया हुआ है 1,5,3 तो STD ऑफ v जो है वो हमारे पास 2 के बराबर आ जाएगा, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है। ठीक है जी, तो ये अब यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिकल के जो हैं वो हम जो यूज़ करते हैं वो आगे अच्छा जी। अब आ जाएं आप इसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर। अभी हमने ये जो सारी जो है ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो हैं वो पढ़ी हैं सारी एग्जांपल्स जो हैं। तो अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है ज़रा देखते हैं हम।
तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मच ऑफ टाइम जो है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग क्लोजली एट एवरी सिंगल मेजरमेंट दैट वी मेक। हम हर वो जो मेजरमेंट कर रहे होते हैं उसको अलग-अलग से नहीं देखना चाहते। तो वी वांट टू समराइज द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट्स विद अ फ्यू नंबर्स दैट टेल्स अस अ लॉट अबाउट द ओवरऑल डेटा सेट। हम उसको समराइज़ करते हैं और एक डेटा सेट के अंदर उस पूरे डेटा की इंफॉर्मेशन हासिल ले करना चाहते हैं। तो टू सच नंबर्स आर द एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ मेजरमेंट्स। तो ये दो नंबर जो होते हैं, ये एवरेज होती है या स्टैंडर्ड डेविएशन होती है सेट ऑफ मेजरमेंट। तो जो एवरेज अर्थमेटिक मीन होती है एक्स सेट ऑफ नंबर्स की, यानी कि मीन जो है आपके पास एक्स सेट ऑफ नंबर्स इज डिफाइंड एज, तो इसको हम डिफाइंड करते हैं एक्स मीन 1/n समेशन i 1 to n x ऑफ i। ये आपके पास मीन आ गया। यहाँ पर x ऑफ i जो है इज ए सैंपल वेयर x ऑफ i इज ए सैंपल, ये सैंपल है डेटा का। x ऑफ i out of n samples। इसी तरह मीन भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास आ गया ना, दैट इज द एक्चुअली अर्थमेटिक मीन। तो ये हमारे पास एक अर्थमेटिक मीन है। अब वैसे खाली मीन जो है वो आपके पास एक्स एवरेज 1/n समेशन i 1 to n x ऑफ i आ जाएगा। इसी तरह वेरिएंस वो हमारे पास आ जाएगी अगर x जो है इसको हम डाइव करें फ्रॉम डेटा। इफ x इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए डेटा, अगर हम x को एक डेटा से ड्राइव करें तो वेरिएंस ऑफ x जो है वो 1/n - 1 समेशन i 1 to n x ऑफ i माइनस x मीन या एवरेज, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर x मीन जो है वो इंडिपेंडेंटली हमें नोन हो तो देन अनबाइस्ड एस्टिमेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द राइट हैंड साइड बाय n रेदर देन n - 1। तो इसको जो है ये वाली जो साइड है वेरिएंस की ये 1/n - 1 आ रही है, लेकिन अगर हमें x जो है ये वाला x जो है ये इंडिपेंडेंटली पता हो तो फिर हम इसको एस्टीमेट कर सकते हैं 1/n से भी डिवाइड कर। लेकिन अगर नहीं पता तो फिर 1/n - 1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाए जनरेशन ऑफ रैंडम नंबर्स पे। जनरेशन ऑफ रैंडम नंबर्स। तो रैंडम नंबर्स आर ऑफन यूज्ड इन इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस टू मेजर डेटा, और मेजर डेटा जो है वो रियली बिहेव एक्जैक्टली एज प्रेडिक्टेड बाय द मॉडल्स। तो वो इंजीनियरिंग के अंदर हम मेजर डेटा यूज़ करते हैं और ये जो मेजर डेटा होता है ये प्रेडिक्टेड मॉडल से इसको प्रेडिक्ट किया जाता है। सो वी कैन ऐड स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ रैंडम नंबर्स टू आवर प्रेडिक्शंस। तो लिहाजा हम स्मॉल वैल्यू जो है रैंडम नंबर्स की अपनी प्रेडिक्शंस में शामिल कर लेते हैं टू मॉडल बिहेव मोर लाइक अ रियल सिस्टम, तो वो एक रियल सिस्टम की तरह बिहेव करे। रैंडम नंबर्स आर आल्सो यूज इन
गेम्स ऑफ चांस, जो गेम्स होती हैं चांस वाली, उनमें भी इस्तेमाल होता है। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर कैन बी जनरेटेड इन मैट लैब। तो मुख्तलिफ नंबर किस्म के जो नंबर्स हैं 2 वो मैट लैब में जनरेट किए जा सकते हैं। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैंडम नंबर्स कैन बी generated in MATLAB। अब वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 के ऊपर यूनिफॉर्म रैंडम नंबर्स, और दूसरे नंबर पर हैं हमारे पास गाजियन रैंडम नंबर्स और गाजियन रैंडम नंबर्स। ये 2 किस्म के रैंडम नंबर्स जो हैं इनको जनरेट किया जा सकता है। अब जो हमारे पास नंबर 1 के ऊपर होती है, आपके पास जो रैंड कमांड है, द रैंड कमांड। रैंड कमांड जो है ये जनरेट्स करती है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर्स। द रैंड कमांड जनरेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर्स। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर्स उनको कहती है। दिस कमांड कैन बी यूज्ड टू असाइन नंबर्स टू ए स्केलर और ए वेक्टर और ए मैट्रिक्स। तो इसको आप असाइन कर सकते हैं स्केलर को, इस कमांड को, वेक्टर को। दिस कमांड कैन बी assigned to scalar, vector और ए मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स को असाइन कर सकते हैं। तो खाली रैंड होता है, ये जनरेट करता है सिंगल रैंडम नंबर। अगर आप सिर्फ रैंड दें, ये कमांड दें अगर सिर्फ खाली, तो जनरेट्स ए सिंगल रैंडम नंबर। तो ये सिंगल रैंडम नंबर जो है उसको जनरेट करेगी। अगर आप सिर्फ एक जो है खाली रैंड जो है वो लिखें, लेकिन अगर आप लिखते हैं रैंड एन, ठीक है जी। अगर बट इफ यू राइट रैंड एन, तो ये करेगा जनरेट्स एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, जनरेट्स ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। इसकी वजह से एन क्रॉस एन मैट्रिक्स जनरेट होगा, और ईच वैल्यू इन ए मैट्रिक्स इज़ ए रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 0। और हर वैल्यू जो मैट्रिक्स के अंदर है, ईच वैल्यू इन ए मैट्रिक्स इज ए रैंडम नंबर बिटवीन 1 and 0। और हर वैल्यू उस मैट्रिक्स के अंदर रैंडम होगी 1 और 0 के दरमियान। उसके बाद 100 स्टार रैंड एम कामा एन जनरेट्स एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स,
generates an m cross n मैट्रिक्स। तो ये जनरेट करेगी एक m क्रॉस n मैट्रिक्स को विद 100 रैंडम नंबर्स, विद 100 रैंडम नंबर्स, जिसमें 100 रैंडम नंबर्स होंगे। उसके बाद ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, उसके बाद तीसरे नंबर पर a प्लस बी माइनस ए स्टार रैंड 1 कामा n generates random numbers from a to b, generates random numbers from a to b। तो ये a से b में रैंडम नंबर जनरेट करेगी। उसके बाद चौथे नंबर के ऊपर रैंड n n जनरेट्स n क्रॉस n मैट्रिक्स। तो इसके नतीजे में आपको n क्रॉस n मैट्रिक्स मिलेगा कंटेनिंग गॉसियन रैंडम नंबर्स, कंटेनिंग गॉसियन रैंडम नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स के जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे होंगे वो आपको मिलेंगे। with a mean of 0, जिनका मीन 0 होगा, एंड वेरिएंस ऑफ 1, और वेरिएंस जो है वो 1 की होगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है आ गई थी पहले नंबर पे। इधर ये जनरेशन ऑफ नंबर्स के अंदर ये सिर्फ रैंड कमांड थी, द रैंड कमांड, जिसके अंदर ये हमने ये मुख्तलिफ 4 कमांडें जो हैं उनको डिस्कस किया। अब उसके बाद रैंड n कमांड जो है उसको हम देखते हैं सेकंड नंबर पे। तो सेकंड नंबर पे द रैंड n कमांड। तो रैंड n कमांड जनरेट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर्स विद मीन डेविएशन ऑफ 1। तो जो रैंड n कमांड है, द रैंड n कमांड generates normally distributed random numbers। तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नंबर्स को जनरेट करती है विद मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, with mean standard deviation, और इसकी मीन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 की होती है, of 1। The command can be used to assign these numbers as a scalar, vectoric or matrix in the same way as in rand command। तो इसमें भी उसी तरह जैसा रैंड कमांड में हम वैल्यू साइन कर सकते हैं मैट्रिक्स को, स्केलर को या वेक्टर को, इसमें भी आप
कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो चीज़ देखनी है वो देखनी है रीशेप फंक्शन। रीशेप फंक्शन या रीअरेंज अ मैट्रिक्स या चेंज अ साइज। rearrange the matrix or change size। या मैट्रिक्स को आपने रीअरेंज करना है या साइज को चेंज करना है। तो रीशेप फंक्शन जो है ये रिटर्न करता है अ न्यू रे विद m रोज एंड n कॉलम्स। द रीशेप function returns a new array। एक न्यू अरे रिटर्न करता है आपको विद m रोज एंड n कॉलम्स, जिसमें m रोज और n कॉलम्स जो हैं वो आपके पास होते हैं। तो m का नेक्स्ट n जो है m स्टार n मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओरिजिनल ए। तो अगर हम ये कहें कि m स्टार n मस्ट बी equal the number of elements in the original array। जो कि ओरिजिनल अरे में मौजूद है। तो अगर b जो है वो रीशेप करे, ठीक है जी, रीशेप करे m कामा n को, a कामा m कामा n को, इसको रीशेप करे, तो a जो है ये वो अरे है जो रीशेप हो रहा है। a अरे टू रीशेप, जिसकी रीशेपिंग की जा रही है। बी जो है वो रीशेप्ड है, जो कि हो गया रीशेप। बी जो है वो रीशेप्ड अरे है, जो कि आपने रीशेप कर दिया है। तो बी इज़ ए न्यू मैट्रिक्स। तो बी क्या है? बी इज़ ए न्यू मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n ऑर्डर, where elements are taken column wise from A, where elements are taken column wise from A, जहाँ पर A में से एलिमेंट्स जो हैं वो कॉलम वाइज लिए जाते हैं। अब रीशेपिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, मतलब आप कैसे रीशेप करते हैं, तो इसको हम देखते हैं। रीशेपिंग स्ट्रैटजी तो फाइंड द लीनियर रिप्रेजेंटेशन एंड रिकट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रोज। तो जो लीनियर रिप्रेजेंटेशन हो जिसमें फाइंड करो, फाइंड द लीनियर रिप्रेजेंटेशन
आपने फाइंड करनी हो लीनियर रिप्रेजेंटेशन एंड रीकट बेस्ड, और रीकट करें बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रोज, ऑन द number of rows in reshaped array. तो इसकी एग्जाम्पल नंबर 1, डिफरेंट वेज टू अप्लाई reshape array A. डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ तरीके टू अप्लाई रीशेप, अगर आपने अप्लाई करनी है रीशेप टू अरे ए को, तो अगर ए जो है मेरे पास ये बराबर है 1, 2, 3, 4, 5 कामा 6, तो बी रीशेप ए कामा 3, 2, और सी रीशेप ए कामा 2, 3। तो अब आप देखें कि ये हमारे पास जो है ए, जब रीशेप करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरह ए कॉलम में आ जाएगा आपके पास 1, 4, 2, यानी कि एक वैल्यूज़ रिकट हो गई हैं 5, 3, 6। ये ठीक है जी। इसी तरह अगर बी को रीशेप करें, ए कामा 3, 2, तो अगर बी हो हमारे पास रीशेप ए कामा 3, 2, और सी रीशेप ए कामा 2, 3, अगर ये हो हमारे पास, तो अब आपने जब वैल्यूज़ को रीकट करना है तो आप देखें कि अब मेरे पास ये जो है मैट्रिक्स आया है, कॉलम आया है 1, 4, 2, 5, 3, 6। तो इधर से अगर रीकट किया जाए तो मेरे पास बी क्या बन जाएगा 1, 4, 2 और 5, 3, 6, ये एक हो जाएगा। इसी तरह अगर 1, 4, 2, 5, 3 और 6 इसको इस तरह रीकट करें कि यहाँ से रीकट करें इधर से, और फिर इधर से रीकट करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1, 2, 3 और 4, 5, 6 रीकट होने के बाद। इसके बाद एक और इसमें कमांड होती है रीमैट फॉर रिपीटिंग मैट्रिसेस। अगर मैट्रिसेस जो हैं उनको आपने जो है वो रिपीट करना है,
रीमैट फॉर रिपीटिंग मैट्रिसेस। तो मैटलैब रीमैट जो है वो क्रिएट से टाइलिंग और मोज़ैक ऑफ अरेज, यानी कि एक टाइल्स टाइप या मोज़ैक टाइप अरे जो है उसको वो क्रिएट करता है। तो द मैटलैब रिपीट मैट, यहाँ पे भी पी आना है, रिपीट मैट क्रिएट्स, ये टाइलिंग नहीं लगाते, सारी टाइलिंग इकट्ठी यहाँ जोड़ देते हैं, क्रिएट्स ए टाइलिंग और मोज़ैक या मोज़ैक ऑफ अरेज, या जो मोज़ैक है अरेज का रिपीट मैट ए कामा एम कामा एन। तो अगर मोज़ैक जो है उसके पास 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो एग्जाम्पल मोज़ैक हैज़ 2 rows and 3 columns। अगर मोज़ैक जो है उसके पास 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो मोज़ैक ये होता है, एक पिक्चर होती है कि जो एक पैटर्न की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो अब रिपीट मैट, अब इसका मोज़ैक बनाएं अगर 2 रोज और 3 कॉलम्स का, तो आप देखें कि ये ए ए ए ए ए और ए, अब ये देखें ये 2 रोज और 3 कॉलम का बन गया आपके पास मोज़ैक जो है। तो रिपीट मैट, इसमें आपने ए कामा 2 कामा 3 किया, 2 कॉलम्स, 2 रो और 2 कॉलम्स को। ठीक है जी। उसके बाद मैटलैब के अंदर जो है कुछ सेट ऑपरेशंस आपके पास होते हैं। तो वो सेट ऑपरेशंस जो हैं वो क्या होते हैं कि हमारे पास उनको भी हमने फंक्शन और उसकी भी डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑपरेशंस। तो मैटलैब प्रोवाइड्स ए वेरियस फंक्शंस फॉर सेटिंग ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्टिंग, टेक्सटिंग for set membership, और the following table shows some of commonly used operation जिसमें हम सॉर्ट करते हैं असेंडिंग के अंदर। तो इसमें भी ये यूनियन, इंटरसेक्शन, टेस्टिंग, ये जो सेट के होते हैं, जो सेट्स नहीं होते हैं उनके जो फंक्शंस हैं, जो सेट्स अलजबरा होता है उसका। तो अब उसमें हम देखते हैं
यहाँ पर फंक्शन और उसकी डिस्क्रिप्शन कि क्या फंक्शन, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। तो नंबर 1 के ऊपर इंटरसेक्ट, अगर इंटरसेक्ट करें ए कामा बी को, ठीक है जी, तो हमारे पास जो सी आई ए आई बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्ट ए कामा बी होगा। तो ये हमारे पास क्या है, सेट इंट्रैक्शन ऑफ टू अरेज। ये इंटरसेक्शन है दो अरेज की, रिटर्न्स द वैल्यूज कॉमन इन बोथ ए एंड बी, returns the values common in both A and B, और A और B के अंदर जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उनको ये रिटर्न कर देंगे। तो द रिटर्न्ड वैल्यूज आर इन सॉर्टेड ऑर्डर, द रिटर्न्ड वैल्यूज आर इन सॉर्टेड, यानी कि एक सॉर्टेड ऑर्डर में होंगी जो वैल्यूज रिटर्न की जाएंगी ए और बी के अंदर। तो इसका मतलब है कि अगर हम कहें कि आई ए जो है वो इंडेक्स है, यानी कि उसकी पोजीशन को बता रहा है इन ए के अंदर, तो आई बी जो है ये इंडेक्स है इन बी के अंदर। तो इसका मतलब है कि सी ए आई ए एंड सी जो कॉमन निकलेगा आपके पास बी आई बी, वो ये आ जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारे पास है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट ए कामा बी कामा रोज। तो ये बराबर है आपके पास इंटरसेक्ट ए कामा बी, sorry, that is equal to C I A I B, and that is equal to इंटरसेक्ट, और ये बराबर है इंटरसेक्ट ए कामा बी कामा रोज। तो ये अब आप क्या करेगा, ट्रीट ईच रो ऑफ ए एंड रो ऑफ बी एज ए सिंगल एंट्री। ट्रीट ईच रो ऑफ ए, तो ट्रीट करेगा हर रो ऑफ ए एंड रो ऑफ बी एज ए सिंगल एंट्री। इसको ट्रीट करेगा एक सिंगल एंट्री के तौर पर। रिटर्न द रो कॉमन टू बोथ ए एंड बी। रिटर्न द रो कॉमन टू बोथ
ए एंड बी, और जो रो कॉमन होगी बोथ ए और बी को, उसको रिटर्न कर देगा। द रोज ऑफ द रिटर्न मैट्रिक्स, द रोज ऑफ द रिटर्न मैट्रिक्स, तो जो रोज होंगी हमारे पास रिटर्न मैट्रिक्स की, आर इन सॉर्टेड ऑर्डर, तो वो एक सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर आपके पास आएंगी। यानी कि सी ए आई ए कामा, फिर इसी तरह सी बी आई बी कॉलन। तो ये फर्स्ट टू ऑपरेशन जो हैं वो हमारे पास हो गए। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो आप देखें कि तीसरे नंबर पे ऑन थर्ड नंबर हमारे पास है इज मेंबर ए कमा बी। थर्ड इज मेंबर ए कामा बी। ये क्या करता है? रिटर्न्स एन अरे द सेम साइज एज ए। रिटर्न एन अरे, रिटर्न करता है अरे को द सेम साइज एज ए, जिसका सेम साइज होता है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं जो कि ए के अंदर है। कंटेनिंग वन ट्रू, जो कि कंटेन कर रहा होता है कि वन जो है वो ट्रू है। वेयर द एलिमेंट्स ऑफ ए, where the elements of A are found in B, जहाँ पर A के एलिमेंट्स जो हैं वो फाउंड होते हैं B में। elsewhere it returns 0। elsewhere इट रिटर्न्स 0। इसके अलावा ये 0 को रिटर्न कर देता है जो कि फॉल्स होता है। यानी कि अगर एलिमेंट्स हैं ट्रू तब है जब एलिमेंट्स ऑफ ए जो है बी में फाउंड हो। अगर एलिमेंट्स ए के बी में फाउंड में नहीं होते तो फिर ये 0 है। उसके बाद चौथे नंबर के ऊपर इज मेंबर ए कामा बी कामा रोज। ट्रीट ईच रो ऑफ ए एंड ईच रो ऑफ बी एज ए सिंगल। ट्रीट्स ईच रो ऑफ ए एंड रो ऑफ बी एज ए सिंगल। तो ये जो हर रो ए और बी को है उसको ट्रीट करता है एज ए सिंगल इंटाइटीज, सिंगल इंटाइटीज के तौर पे। रिटर्न्स ए वेक्टर, रिटर्न्स ए वेक्टर, और रिटर्न करता है वेक्टर को कंटेनिंग वन, जो कि ट्रू है,
वेयर द रोज ऑफ ए, अगर 1 ट्रू है तो रोज ऑफ ए जो हैं आर आल्सो रोज ऑफ बी, तो रोज ऑफ ए जो है फिर वो रोज ऑफ बी भी होंगे अगर 1 है। एल्सवेयर इट रिटर्न 0, इसके अलावा एल्सवेयर इट रिटर्न्स 0, ये 0 को रिटर्न करेगा जो कि फॉल्स होगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है इज सॉर्टेड ए, 5वें नंबर पे। तो 5वें नंबर पे इज सॉर्टेड ए, ये क्या करता है, रिटर्न लॉजिकल 1 इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन सॉर्टिंग ऑर्डर, रिटर्न्स लॉजिकल 1, लॉजिकल 1 को करता है जो कि ट्रू है। ठीक है, अगर इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए, if the elements of A are in sorting order, अगर एलिमेंट्स ऑफ ए जो हैं वो सॉर्टिंग ऑर्डर में एंड लॉजिकल 0 फॉल्स है, otherwise A can be, otherwise A can be, तो इसके अलावा A can be n minus 1 by minus 1 by minus 1 होगा, और 1 by माइनस n, और 1 बाय माइनस n होगा। सेल अरे ऑफ स्ट्रिंग्स, तो ए इज कंसिडर्ड टू बी ए सॉर्टेड, तो ए सॉर्ट हो जाएगा, ए इज considered to be sorted, तो A जो है वो सॉर्ट हो जाएगा if A and the output of sort A are equal, if A and the output of sort A are equal, अगर वो इक्वल है तो फिर वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 6ठे नंबर पर है आई सॉर्टेड ए कामा रोज इज sorted A comma rows, ठीक है। अगर ये हमारे पास आ जाए तो रिटर्न लॉजिकल 1 ट्रू, रिटर्न्स लॉजिकल 1 ट्रू, तो ये रिटर्न कर देगा लॉजिकल
1 ट्रू को इफ द रोज ऑफ 2D मैट्रिक्स A, if the rows of 2D मैट्रिक्स A, अगर रोज जो हैं 2D मैट्रिक्स A की आर इन सॉर्टेड ऑर्डर, आर इन सॉर्टेड ऑर्डर, अगर वो सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर हैं, एंड लॉजिकल ज़ीरो फॉल्स, एंड लॉजिकल ज़ीरो फॉल्स, और ये फॉल्स होगा इफ मैट्रिक्स ए इज कंसिडर्ड टू बी सॉर्टेड, इफ मैट्रिक्स ए इज कंसिडर्ड टू बी सॉर्टेड, अगर मैट्रिक्स ए जो है उसको हम कंसिडर करें कि सॉर्टेड है इफ ए एंड द आउटपुट रोज आर इक्वल, इफ ए एंड द आउटपुट रोज आर इक्वल, ठीक है। तो अगर तो 60 हो रही हैं तो फिर 0 है 1 है, अगर नहीं 60 हो रही तो 0 है, और 60 कब होंगी जब रोज जो हैं वो इक्वल होंगी ए के। उसके बाद आ जाए सातवें नंबर पर सेट डिफ, ए कामा बी, सेट डिफरेंस ऑफ टू अरेज, ये क्या है, सेट डिफरेंस ऑफ टू अरेज, ये दो अरेज का सेट डिफरेंस है, रिटर्न द वैल्यू इन ए दैट आर नॉट इन बी, रिटर्न्स द वैल्यू इन ए दैट आर नॉट इन बी, यानी कि वो वैल्यू रिटर्न करेगा कि जो ए के अंदर हैं लेकिन बी के अंदर नहीं है। द वैल्यूज़ इन द रिटर्न अरे आर इन द सॉर्टिंग ऑर्डर, तो द वैल्यूज़ रिटर्न, तो वो जो वैल्यूज़ जो रिटर्न होंगी इन द रिटर्न्ड अरे, तो वैल्यू जो रिटर्न होंगी रिटर्न अरे के अंदर आर इन द सेम, आर इन द सॉर्ट ऑर्डर, तो वो सॉर्ट ऑर्डर के अंदर होगी। उसके बाद 8वें नंबर पर यूनियन ए कामा बी, सेट यूनियन ऑफ टू रेज, सेट यूनियन ऑफ टू अरेज, तो ये सेट यूनियन होगी दो अरेज की। उसके बाद 9वें नंबर पे यूनिक वैल्यूज इन अरे, इन अरेज, जो यूनिक वैल्यूज आपके पास अरेज में आएंगी, जैसे ए इज इक्वल टू 25, 28, 33, 66, 55, 26, एक, और इसका यूनिक ए जो है वो आ जाएगा 25, 28, 33, 55 और 66।
अब इनकी कुछ ये एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये जो हमने ऑपरेशंस किए हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देख के फिर इस लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट में करेंगे बाकी डिस्कस। तो एग्जाम्पल 1 जो है, आप देखें कि अगर ए मेरे पास जो है वो 4 5 6 7 8 9 10 है, और बी मेरे पास 1 2 3 4 99 और 8 है, तो सी आई ए आई बी इज इक्वल टू इंटरसेक्ट ए कामा बी। तो आई ए जो है इंडेक्स इन ए है और आई बी इंडेक्स इन बी है, तो यहाँ पे सी आई इक्वल टू सेट डिफरेंस ए कामा बी। तो C इज इक्वल टू ए ऑफ आई हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह एग्जाम्पल 2, ए अगर आपके पास 1 2 5 7 6 9 8 3 4 7 0 है, और बी मेरे पास 5 9 और 6 है, तो इस मेंबर ए कामा बी, तो इसका आंसर जो है मेरे पास होगा 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0, इसका आंसर इस मेंबर का। इसी तरह अब अगर इस मेंबर बी कामा ए हो, इस मेंबर बी कामा ए हो, तो इसका आंसर मेरे पास जो है वो आ जाएगा 1 1 1। ठीक है जी, तो ये कुछ एग्जांपल होगी। अब नेक्स्ट जो है वो हमने फाइंड कमांड पढ़नी है, फिर पॉलिनोमियल्स जो आते हैं मैट लैब्स के अंदर उनको डिस्कस करना है, फंक्शंस और एक्सप्रेशंस भी अभी रहते हैं। ठीक है, तो अभी है, अभी इंट्रोडक्शन जो है वो चल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है वो 2 डायमेंशनल प्लॉट्स की कमांड्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। तभी कम से कम 2 और 3 लेक्चर और जो हैं 2 से 3 इसके लगेंगे कम से कम जो है इसका प्रोग्राम शुरू करने से पहले। कम से कम 2 से 3 लेक्चर्स और जो है वो मुझे लग जाएंगे इसके इंट्रोडक्शन में। तो बहुत शुक्रिया आपका।